कल की क्लास में हमने मल्टी नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। तो उसमें कुछ थ्योरम्स हैं जो लिखवा देता हूँ, उसके बाद बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे और देखते हैं तो क्या आएगा। कुछ पूछना है किसी को अभी तक जो डिस्कस किया हमने कल? तो इसमें कुछ खास ऑलमोस्ट थ्योरम तो लिखा ही दिए थे। मेनली है कि मान लो x1 कॉमा x2 है ट्राइनोमियल n p1 p2, ठीक है। तो देन पहला है कि व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, है ना। व्हाट इज द e ऑफ x1 इंटू x2, यहीं से आ जाएगा। व्हाट इज द कोरिलेशन कोइफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2, बताइए। आइडिया है आप लोगों को? मार्जिन तो लिखा ही दिया था। बाकी है ना, ये तो हमने लिखा ही था कल ना, कि जैसे x1 बाइनोमियल है तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं। x1 होगा np1, वेरिएंस ऑफ x1 होगा np1 1 माइनस p1। वाई? बिकॉज x1 हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np1। अब ये कोवेरिएंस क्या होगा x1 x2 के बीच का? तो इसका फॉर्मूला होता है, दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली माइनस np1 p2। इसको अगर लिखोगे कोवेरिएंस खोलेंगे e ऑफ x1 x2 माइनस e x1 e x2, है ना। तो e x1 e x2 क्या आएगा? तो जैसे अगर x2 का लिखूं यहाँ पे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 np2, वेरिएंस ऑफ x2 np2 इंटू 1 माइनस p2, यही आएगा। इसको यूज करके तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जस्ट। तो मल्टी एन स्क्वायर p1 p2, सो एन स्क्वायर p1 p2 माइनस np1 p2, यही ना। तो कितना आ जाएगा ये? यहाँ से n कॉमन ले सकते हो, n p1 p2 कॉमन ले सकते हो, तो n माइनस वन बचेगा। n इंटू एन माइनस वन p1 p2, यही बचेगा, देख लीजिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या आएगा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर यहाँ से लिखेंगे आप, तो इसका आंसर आएगा कोवेरिएंस अपॉन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर दो। कोवेरिएंस कितना है? माइनस np1 p2 अपॉन रूट अंडर इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट करोगे तो लाइक n स्क्वायर p1 p2 1 माइनस p1 1 माइनस p2, यही है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, n स्क्वायर बाहर आके कैंसिल हो जाएगा। तो n स्क्वायर बाहर आके n बन गया, कैंसिल, तो यही बचेगा जो बचा है। और उसको खोलोगे तो फाइनली माइनस बाहर रहेगा, रूट अंडर p1 p2 अपॉन, ठीक है जी, 1 माइनस p1 1 माइनस p2, यही बचेगा, देख लो। तो कुछ डाउट है तो बताओ। तो ये हो गया कुछ रिजल्ट्स जो कल हमने नहीं लिखे थे, बाकी सब ऐसे ही है। अगर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें भी ऐसे ही है, 1 2 की जगह पी आई पी जे लिख देंगे, मतलब 1 2 की जगह आई जे लिख देंगे, सेम रिजल्ट होगा। ओके है। फिर अगला आता है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसी में चलो कंटिन्यू कर देता हूँ। सेवेंथ, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन x2 इज इक्वल टू स्मॉल x2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन x2, तो ये बाइनोमियल ही होगा।
तो इसका आएगा बाइनोमियल n माइनस x1, नहीं x2 गिवन है ना, तो n माइनस x2 कॉमा np होता है ना, तो p1 अपॉन 1 माइनस p2। इसे प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग इजिली, जैसे अब कंडीशनल पीएमएफ कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ। तो सबका प्रूफ है, जितने थ्योरम्स हैं सबका प्रूफ है, जो कि मैं कर नहीं रहा हूँ प्रूफ, बट यू कैन डू सो। एंड सिमिलरली इसका रिवर्स भी कर सकते हो, रिवर्स में ये है कि लाइक x2 given x1 is x1, so that will have distribution binomial n minus x1 p2 upon 1 minus p1, p2 upon 1 minus p1। ठीक है भाई, देख लो। नाउ द क्वेश्चन इज, एक और थ्योरम लिख देता हूं, तो कि लेट वेक्टर x है जिसको हम लिख रहा हूं x1 x2 xk माइनस 1 हैज के नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, विथ पैरामीटर क्या लेंगे, देन what is distribution of vector x plus vector y, है ना, x is a random vector, y is a random vector, so what is distribution of random vector x plus y? This has k nomial distribution with parameter, अच्छा दोनों इंडिपेंडेंट है एंड दे आर इंडिपेंडेंट, तो आगे लिखना पड़ेगा सो दे आर इंडिपेंडेंट है, यहां होगा independent, then x plus y has k nomial distribution with parameters n plus m, बाकी पैरामीटर कॉमन रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही थ्योरम है जैसे आप लोग पहले लिख रहे थे कि लाइक x इज बाइनोमियल n कॉमा p and y is binomial m कॉमा p and they are independent, then x plus y, अच्छा n1 n2 कर दो, जैसे यहाँ पे nm है ना, हाँ वही कह रहा हूँ, n कॉमा p and m कॉमा p and they are independent, तो इंडिपेंडेंट है तो सम हो जाएगा m प्लस n कॉमा p, उसी के जनरलाइजेशन है ये। और बाकी मल्टीनोमियल में कल मैंने बताया ही था, जैसे यही वाला थ्योरम था, इसमें हमने कल बताया था ना कि लाइक इसमें जो होता है x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बाइनोमियल n कॉमन है,
P1 प्लस P2। तो मल्टीनोमियल वाले केस में P1 P2 ऐड होता है, और इंडिपेंडेंट बाइनोमियल है जहां पे P कॉमन है, N डिफरेंट हो सकता है, देन वहां पे N ऐड होगा, फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होगा, यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट ऐड होता है ना मल्टीनोमियल में। तो मल्टीनोमियल में सेकेंड कंपोनेंट ऐड होगा, और Sir, इंडिपेंडेंट बाइनोमियल में that means if x1 follow binomial n comma p1 and x2 follow binomial n comma p2, then x1 plus x2 follow binomial n comma p1 plus p2. नहीं, क्या बोल रहे हो फिर से बताओ, यहाँ लिखता हूँ मैं, x Sir, फॉलोज, x1 follow binomial n comma p1 हाँ और x2 follow binomial n comma p2, then x1 plus x2 follow binomial n comma p1 plus p2. नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, उल्टा है। Okay. x1 प्लस x2 मे नॉट फॉलो बाइनोमियल या मल्टीनोमियल, या आप कहना चाह रहे हो ट्राइनोमियल n p1 p2, ऐसा नहीं है, कन्वर्स ट्रू है। मतलब इफ x1 x2 हैज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन दिस हैपेंस, इफ दिस हैपन डज नॉट गारंटी दिस हैपेंस, ये है। Okay, sir. ये इसको इंप्लाई जरूर करेगा, तो यहां देन के बजाय दिस थिंग विल इंप्लाई, ये है, ये इसको इंप्लाई जरूर करेगा, बट वो इसको जरूरी नहीं इंप्लाई करेगा। सेम नॉर्मल में भी होता है, बात करेंगे हम। सो नॉर्मल में भी सिमिलर चीज है कि लाइक सपोज x इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, और x2 इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, या म्यू1 सिग्मा 1 स्क्वायर, म्यू2 सिग्मा 2 स्क्वायर, अलग अलग ले लो। तो जरूरी नहीं है कि उसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाईवेरिएट नॉर्मल होगा, डज नॉट गारंटी, बट इफ ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बाईवेरिएट नॉर्मल देन इंडिविजुअल विल बी, मतलब मार्जिनल विल बी नॉर्मल, दैट इज फॉर श्योर। तो यहाँ ऐसे ही है, ज्वाइंट अगर ट्राइनोमियल है या मल्टीनोमियल है तो मार्जिनल जो होगा वो आपका बाइनोमियल होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है जी। सो ये Sir, स्टोरी, हाँ previous page. जी। तो सर हो गया। चलो एक दो क्वेश्चन देख लो ऐसे, हालांकि ना मुश्किल है। तो ऐसे मल्टीनोमियल का तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो है ना, मल्टीनोमियल लिखा नहीं आता है डायरेक्टली, शायद देखता हूँ ऐसा कहीं क्वेश्चन आया है क्या, जैसे मल्टीनोमियल लिखा हुआ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बाइनोमियल वाले क्वेश्चन आते हैं, अच्छा वो तो नोटेशंस हैं, ये सब तो कर सकते हो। हम्म, ठीक है, अभी के लिए जो क्वेश्चन है 2024 में एक क्वेश्चन मिलेगा,
2023 में। तो ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एक जैम 2023 वाले में था। जैम 23 का पेपर है ना, इसमें एक क्वेश्चन होगा। मतलब और भी होंगे, लेकिन मुझे वो याद नहीं, ढूंढना पड़ेगा। वैसे मल्टीनोमियल्स तो आता डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल आंसर टाइप में शायद है। ये एमएसक्यू में है। ये वाला क्वेश्चन है जो मैं ढूंढ रहा था, देखो। तो अभी के लिए जस्ट अभी जितना मैंने कराया है उस पे आप दिमाग लगा के देखो, क्या ये आप सॉल्व कर पाओगे। हालांकि कल मैंने थ्योरम में ये सारे पॉइंट लिख ही दिए थे ऑलरेडी, फिर भी आप लोग खुद से देखो क्या ये आंसर बता पाओगे इसका, क्या होगा। देखिए क्वेश्चन विजिबल है सबको। x1 x2 बी आर रैंडम वेक्टर हैविंग पीएमएफ दिस, जहां सी कोई रियल कांस्टेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। आप सोच के बताइए, एमएसक्यू है ये, ठीक है। सो और ट्राई करके जल्दी बताओ, जो भी आपका आंसर आ रहा है, सही गलत बाद में डिसाइड होगा, पहले ट्राई करो अपने हिसाब से। मान लो ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा। और ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ ये, है ना, थ्योरम्स में।
हाँ जी, आज हो जाएगा तुम लोगों से? कोई कर पाएगा तुम में से? कोई फायदा नहीं है क्लास व्लास करने का, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है। टी और बी ट्रू है। हम्म, क्यों टाइम पास कर रहे हो तुम लोग, मेरा भी अपना भी। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल यहाँ से दिख रहा है ये मल्टीनोमियल होगा, है ना? तो और सोचो तुम लोग गेट की तैयारी करो, ये जैम का क्वेश्चन है, अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। या ढंग से तैयारी करो, ये सब नहीं कर पा रहे हो तो। तो जैम बीएससी लेवल का एग्जाम है, गेट एमएससी लेवल का एग्जाम है, बीटेक लेवल का एग्जाम है। क्या करेंगे, ये हमें ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, ठीक है। x1 x2 be a random vector having pmf this, क्या होता है भाई? सो ये जो कल हमने थ्योरम लिखाया था ना, कि ये जो समेसन होगा डबल समेसन कर दो, fx1 fx2 इक्वल टू 1 होगा। x1 की वैल्यू यहाँ से 0 से 12 तक ले रखा है, तो 0 to 12, x2 is from 0 to 12 and x1 plus x2 less than equal to 12। तो इस पे जब समेसन लगाओगे, सो n फैक्टोरियल पहले होना चाहिए था, n यहाँ क्या है 12 है, तो ये होना चाहिए था 12 फैक्टोरियल अपॉन दिस, तो चलो 12 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, है ना? तो क्या आंसर आएगा, है ना? पहले तो सी डिसाइड करना होगा, यूनिट टू डिसाइड सी फर्स्ट, कांस्टेंट क्या आएगा। तो मैं सिंपल यहाँ बता रहा हूँ, कांस्टेंट है इसकी मतलब, इसका है ना मतलब ये है कि वो x1 x2 से फ्री है। तो जैसे अगर हम मल्टीनोमियल का पीएमएफ जब लिखते हैं, मैं बाईवेरिएट अभी क्या बोलता हूँ, बाईवेरिएट बाइनोमियल, जिसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ट्राइनोमियल है n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो है ना, वो लोग जो गेट की तैयारी कर, अगर जैम के पीवाई को भी तुम 4 5 10 बार सॉल्व कर लिए ना, तो 65 to 70 मार्क्स की तैयारी तो वहीं से हो जाती है, जैम के पूरा सिलेबस ढंग से कर लेने से। एटलीस्ट ना 60 70 मार्क्स की तैयारी अच्छी से वहाँ से हो जाएगी। और ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, p1 की पावर x1, p2 की पावर x2, p3 की पावर x3, ये है। सो अभी के लिए ये पीएमएफ है। अब तुम्हें यही चीज दे रखा है, n के जगह जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में n के प्लेस पे 12 है, ठीक है ना? तो अगर आप आइडेंटिफाई करो तो n के प्लेस पे आपका 12 है, और इन सबको मिला के एक कांस्टेंट दे रखा है। तो इसका मतलब ये x1 x2 x3 से तो फ्री है ना? इसका मतलब है, अच्छा x3 नहीं बोल के इसको बोलेंगे n माइनस x1 माइनस x2, इस तरह से है। सो ये मेरे पास है n माइनस x1 माइनस x2, और p3 के बजाय हम लोग क्या लिखते थे, 1 माइनस p1 माइनस p2, ये ना p3 यही है, 1 माइनस p1 माइनस p2, और इसके पावर है दिस वन, ये सो और ये आपका कांस्टेंट है, ये जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है इसमें c है, सो दिस इज द कांस्टेंट। तो ये फिक्स कांस्टेंट कब होगा, ये कब गायब हो जाएगा, जब सबकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, है ना? तो ऐसा तभी होगा, देखो हमारा जो क्वेश्चन ऐसा है, c अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल 12 माइनस, है ना, x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, और ये तीनों क्या है, ये कांस्टेंट कब होगा,
तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे, है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाएगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब, देखो अब ध्यान से, ये कब गायब हो जाएगा मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। सो ये हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन, ये होगा 1/3 की पावर x1, 1/3 की पावर x2, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3 की पावर 12 माइनस x1 माइनस x2। अब देखो क्या होगा यहाँ से, अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे ठीक से तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा 1/3 की पावर 12 जो कि कांस्टेंट हो गया, 1/3 की पावर 12 जो कि कांस्टेंट है। और यहाँ पे तो सी हम बैलेंस कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये x1 x2 x3 यहाँ गायब है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू दिस, ऐसा हो रहा है। जब ऐसा होगा तभी जाके ठीक है, हो सकता है। तो यहां से क्या समझ आ रहा है मुझे कि ये जो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट क्या है, c जो है 12 फैक्टोरियल टाइम्स ये है। ठीक है, जो c है एक्चुअली उसने c लिखा है, सो दैट c इज एक्चुअली, ये जो c है दैट c इज एक्चुअली, अगर इसमें ऐसे डायरेक्टली मैं सम करूं, चलो बिना वैसे सम करता हूं डायरेक्टली। अब देखो तो c को बाहर निकाल दिया, 12 फैक्टोरियल से मैंने क्या कर देता हूं, 12 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं, देखो ये एक दूसरा अप्रोच था, अभी मैं इसको यूज नहीं करूंगा, ये एक दूसरा अप्रोच से मैंने सी निकाल लिया यहाँ से। यहाँ से आप देखोगे मैंने जो सी निकाला है वो 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर 12 आया है। अब मैं दूसरे तरीके से सी निकालता हूँ, एक तो ये तरीका है, तो मैं ऐसे फिट किया कि ये कब फ्री हो जाएगा x1 x2 x3 से, तो ऐसा तभी हो सकता है जब तीनों इक्वल हो जाएगा। तो उससे मुझे सी समझ आ गया, क्योंकि सी इज दिस वैल्यू इज दिस एंड वहाँ है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट सी है। दूसरा तरीका से मैं कर रहा हूं, जो कि आप जानते हो ज्वाइंट पीएमएफ का डेफिनेशन। ज्वाइंट पीएमएफ का डेफिनेशन क्या है कि समेशन शुड बी इक्वल टू 1, दो वेरिएबल है तो डबल समेशन शुड बी 1। तो मैं डबल समेशन कर रहा हूं, तो देखो डबल समेशन, तो इसमें से मैंने सी को बाहर निकाल लिया, 12 फैक्टोरियल से डिवाइड किया क्योंकि मुझे फॉर्मूला है फिट करना है। तो ये बनेगा 12 फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल 12 माइनस x1 माइनस x2 का फैक्टोरियल, x1 फ्रॉम 1 to 12, x2 from 1 to 12 and sum is less than equal to 12। और कल हमने, आपको याद होगा, मैं कल मल्टीनोमियल थ्योरम आप लोगों को बता रहा था। सो जैसे बाइनोमियल थ्योरम होता है कि a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू समेशन एन सी आर पी की a की पावर r b की पावर n माइनस आर। तो इन द सिमिलर वे, क्या आप में से कोई बता पाएगा कि ये लेफ्ट साइड जो है ये किसके इक्वल है? यहाँ से c अपॉन 12 फैक्टोरियल, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल आएगा? 1 plus 1 plus 1 की power हाँ, 12। है ना, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज लाइक 12 चूज x1 x2, ऐसा इसका एक्सप्रेशन है। जैसे मैं आपको बताऊं, वो नोटेशन कल नहीं बताया था जो वो कहना चाह रहा था ना, जैसे एन सी एक्स जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब है n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल। ऐसे ही नोटेशन आता है n x1 x2, तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, जो कि मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख रहा था हर पीएमएफ में। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो उसके इसके प्लेस पे, जैसे ये नोटेशन है x1 x2 x3, तो ये इसका मतलब होगा n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 का फैक्टोरियल। नाउ एज यू नो समेशन n c x फ्रॉम 0 to n, ये सम कितना आता है? ये बाइनोमियल थ्योरम जब आप करते हैं यहाँ पे सॉल्व, तो ये आता है 2 की पावर n। उसी तरीके से जब आप इस पे समेशन लगाएंगे, जब आप इस पे डबल समेशन लगाएंगे, डबल समेशन n c x1 x2, मतलब इस पे डबल समेशन लगाएंगे आप, x1 फ्रॉम 0 to n, x2 फ्रॉम 0 to n, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू n, इसका सम कितना आएगा?
मतलब इसका समेशन पूछ रहा हूँ, डबल समेशन, अभी तो बताया था आपने। सो क्या होगा, यहाँ 1 1 1 है, सो ये आएगा 3 की पावर n। अगर इस पे मैं 3 बार समेशन लगाऊंगा ना, इस चीज पे, ट्रिपल समेशन ऑफ n चूज x1 x2 x3, x1 फ्रॉम 0 टू n। ये मल्टीनोमियल थ्योरम पे चल रहा है। जैसे बाइनोमियल थ्योरम होता है ना, ये आप लोग जानते होंगे 2 की पावर n क्यों आता है, क्योंकि a प्लस बी का पावर का एक्सपेंशन खोलते हैं आप, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये बन जाता है। सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी के पावर का एक्सपेंशन खोलेंगे आप, उसमें a b c को 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n को खोलेंगे तो ये इसके टर्म में आएगा, उसमें a b c d को 1 रख दीजिए, तो इसका जो समेशन होगा तो ये क्या आएगा, 4 की पावर n। सिंपल है ना इस तरीके से। तो वैसे ही यहाँ पे जो आने वाला है ना ये चीज़, ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 1 + 1 + 1 मतलब ट्राइनोमियल थ्योरम। जैसे बाइनोमियल थ्योरम में 1 + 1 होता है, तो मैं डायरेक्टली 3 की पावर n लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ तो ये है। सो इस सीरीज का जो सम है 1 + 1 + 1 की पावर n, जो मल्टीनोमियल थ्योरम है मैथमेटिक्स में, उसमें ट्राइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा। बाइनोमियल में 2 होते हैं a प्लस बी, ट्राइनोमियल में 3 टर्म है। तो फाइनली यहाँ से क्या आया, c/12 फैक्टोरियल और 3 की पावर n इज 1। अच्छा n तो यहाँ 12 फिक्स है, मुझे पता है n ऑलरेडी 12 है ना, तो n लिखने का मतलब नहीं है, 12 लिखते हैं। सो यहाँ से आ गया इंटू 3 की पावर 12। तो यहाँ से जब आप c फाइंड करेंगे सो यू विल गेट 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर 12। ये वही वैल्यू है जो मुझे पहले मिली थी यहाँ पे, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर 12। तो यहाँ मैंने कैसे डिसाइड किया था कि ऑल p1 p2 p3 हैज़ टू बी इक्वल, तभी जाके है ना ये कांस्टेंट बन पाएगा। उसने c दे रखा है ना, तो c तो तभी हो सकता है जब p1 p2 p3 तीनों इक्वल होगा, और सम 1 होता है तो p1 1/3 p2 1/3 p3 1/3। एनीवे दूसरा अप्रोच ये लगाया हमने, तो यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि c के प्लेस पे रखना है 1/12 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर 12। तो अब ये pmf क्या रिड्यूस होगा, आप ध्यान से देखो। सो दिस pmf विल रिड्यूस टू, ये जो pmf है ये होगा, c के जगह रख दो, तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल 12 माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, और बाकी है 1/3 की पावर 12। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 1/3 की पावर x1 इंटू 1/3 की पावर x2 इंटू 1/3 की पावर 12 माइनस x1 माइनस x2। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आता है कि x1 x2 हैज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या थ्रीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 12 1/3 1/3, है ना। n p1 p2 n 12 है, p1 p2 1/2 1/3। अब आप बता पाएंगे इजीली। तो मैं आपसे पूछता हूँ x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सो आप सब जानते हैं ये आएगा 12 1/3। x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 12 1/3। अब मुझे बताइए x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 12, 2/3 है ना। तो यहाँ p ऐड होगा क्योंकि मल्टी, जब x1 x2 मल्टी नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है तो जब आप सम करते हैं तो वहाँ p ऐड होगा, n नहीं, ठीक है। n कब ऐड होगा, जब 2 इंडिपेंडेंट बाइनोमियल है वहां जब ऐड करेंगे तो उसका n वाला कंपोनेंट ऐड होगा, मल्टीनोमियल में p वाला कंपोनेंट ऐड होगा। इसका प्रूफ भी इजिली mgf से आप देख सकते हैं। सो बाइनोमियल 12 2/3 हो जाएगा ये। अब क्या ये देख के आप पहला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2, तो ये है 12 2/3। तो बाइनोमियल 12 2/3 मतलब np 12 इंटू 2/3 8 आएगा, ये तो सही है। वेरिएंस x1 प्लस x2, तो बाइनोमियल 2/3 का वेरिएंस निकालिए npq, तो 12 इंटू 2/3 इंटू 1/3 कितना आएगा, 12 इंटू 2/3 इंटू 1/3 8/3, ये भी सही है। अभी मैंने कोवेरिएंस का फॉर्मूला लिखाया था, किसी को याद हुआ है बताइए, व्हाट इज कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2, माइनस n p1 p2। तो p1 p2 है 1/3 1/3, तो -12 1/3 1/3, तो -12/9 कितना 4/3। तो ये गलत कह रहा है क्योंकि हमारा आएगा -4/3। कोवेरिएंस का फॉर्मूला है -n p1 p2, तो
P1 P2 1/3 है तो -12/9, तो ये गलत है। अब वेरिएंस ऑफ x1 + 2x2 बताइए आप लोग। सर अब 8 ही आ रहा है। सो इसमें सिंपल क्या करेंगे, जब वेरिएंस ऑफ x1 + x2 पूछ रहा है तो व्हाट विल यू डू, आप इसको ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो ये आएगा, वेरिएंस ऑफ x1 + 2x2 को ओपन करेंगे, सी होगा वेरिएंस ऑफ x1 + 4 टाइम वेरिएंस ऑफ x2, है ना, +2 कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड 2x2, 2 बाहर आएगा तो 4 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2। अब पुट कर दीजिए। सो वेरिएंस x1 12 × 1/3 × 2/3 4/3, सो 4/3 + 4 × 4/3, सो मतलब 4/3 + 16/3। अब कोवेरिएंस होता है -np1p2, तो -12/9 -4/3, राइट। सो -4/3 और यहाँ 4 ऑलरेडी है तो -16/3। चेक कर लो कैलकुलेशन भाई, ये तो 4/3 आ रहा है, सही है गलत है? आई थिंक वेरिएंस x1 मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है? गलत लिखा है ना, 8/3 था ना। वेरिएंस x1 कितना आया था? ये लिखने में मिस्टेक हुआ है, चेक करो। सर 8/3। हाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया ना, क्योंकि वेरिएंस x1 क्या होगा, npq 12 × 1/3 × 2/3, 8/3 ना, अच्छा 8/3, तो ये मैंने लिखने में गलती की है। 8/3 + 4 × 8/3 32/3 -4 × मतलब 4 है प्लस में, अब -4/3 तो -16/3 हो जाएगा। ये चेक कर लो तो सही है ये। देखो कैलकुलेशन देख लो, मैंने पहले कैलकुलेशन गलत लिखे थे, अभी चेक कर लीजिए, ये सारा डेटा यहाँ पे है ऑलरेडी। सर कोवेरिएंस 4 होगा, 4 × कोवेरिएंस x1 x2। तुम ध्यान नहीं देते, अभी फॉर्मूला भी तो लिखा था मैंने, सोए रहते हो। व्हाट इज कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2? नो नो सर, दिस ना, मेरा क्वेश्चन था सर, वेरिएंस ऑफ x1 + 2x2 4 × 4 होगा ना 2 होगा, 4 होगा तो कहाँ पे 4 ये वेरिएंस x, हाँ दिस। 4 इसलिए क्योंकि स्क्वायर बन के बाहर आता है ना। ओके ओके ओके। अभी तो बताया था कुछ दिन पहले, जैसे आप व्हेन यू ओपन वेरिएंस ऑफ ax1 + bx2, so this is a² variance x1 + b² variance x2 + 2ab कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2। एक बार चेक कर लो। ओके ओके सर। मैं इन जनरल एक थ्योरम लिख देता हूं जो पहले लिखे थे, वही चीज है कि मान लो एक वेक्टर है x1 x2 xk -1 हैज k नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या k नोमियल विथ पैरामीटर n p1 p2 pk -1, ठीक। अब नाउ जैसे वही रिपीट कर रहा हूं मैं, कोवेरिएंस बिटवीन xi xj, कोई भी टू डिफरेंट, तो ये सिंपल है n pi pj, है ना, फॉर ऑल i डिफरेंट देन j। कल तो मैं लिखा ही चुका हूं हालांकि, ऐसे ही e ऑफ xi xj तो यहीं से आ जाएगा, np है ना, जो ऐसे आया था वो सेम n इंटू क्या आया था n-1 pi pj, बिकॉज यू नो एक्साइज हैज, है ना, हमने ये तो बताया था ना कल कि जो xi है दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल npi, xj हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल npj, ये हो जाएगा ना। एंड व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 x2, ऐसे लिख देता हूँ। दिया गया -√अंडर pi pj अपॉन 1 - pi इंटू 1 - pj, ठीक है।
ये वैसा ही जैसे पहले लिखा था, सेम ही चीज़ है, बस जनरलाइज हो गया। तो थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बाईवेरिएट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, बुक से देख सकते हो या PYQ से। तो अभी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ बाईवेरिएट नॉर्मल, ठीक है ना। सो अभी क्वेश्चंस तो और भी होंगे लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस और भी होगा बट ढूंढना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा, ठीक है। तो बाकी जब अभी PYQ हम डिस्कस करेंगे बाद में दोबारा जैम गेट का, तो उसमें तुम देख सकते हो, या मैं डिस्कस करूँ ना करूँ, तुम्हारा काम है पूरा जैम का PYQ करना 2005 से 23 तक का, गेट का एटलीस्ट 19 to 24 तक का, है ना, 5 to 24 तक का जैम का। क्योंकि जैम के अगर तुम सारे PYQ ढंग से 2-3 बार सॉल्व कर लिए ना, तो गेट में बहुत अच्छा तुम्हारा पोर्शन कवर हो जाएगा, मतलब 60-70 मार्क्स का इजीली ढंग से वहाँ से तुम्हारा कवर हो जाएगा। गेट का तो करना ही है, ये चीज़ें हैं। तो जैम गेट, जो लोग नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, यू कैन सॉल्व नेट PYQs ऑल्सो, जो गेट के सिलेबस के हैं एटलीस्ट। सॉल्व करो, डाउट पूछो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। थ्योरी पढ़ने से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना, वहाँ तुम सोचते रह जाओगे क्या करें। तो उसके लिए थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा घर पे, तभी होगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ आगे, है ना। तो आगे जो अगला पोर्शन है ये है बाईवेरिएट नॉर्मल, इसकी बात करते हैं हम लोग, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमिलर ये जैसे मल्टीनोमियल जनरलाइज हुआ था, तो बाद में आएगा, अभी नॉर्मल है, फिर बाईवेरिएट नॉर्मल, फिर मल्टीवेरिएट नॉर्मल। तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल तो यहाँ पे अलग से है ना डिस्कस करना ही है। मल्टीवेरिएट नॉर्मल आपके पास पूरा आ गया, रिग्रेशन मल्टीवेरिएट एनालिसिस, है ना। तो यहाँ पे मल्टीवेरिएट नॉर्मल आएगा। तो अभी हम लोग मेनली बाईवेरिएट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे से ना बाईवेरिएट यहाँ पे डिस्कस करना है ना। जैसे मल्टीनोमियल में दोनों हो गया, वहाँ बाइनोमियल, फिर बाईवेरिएट बाइनोमियल, जिसको मैं ट्राइनोमियल बोल रहा था वो बाईवेरिएट बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल बाईवेरिएट बाइनोमियल मतलब वो ट्राइनोमियल हो गया। फिर मल्टीनोमियल, ये तीनों डिस्कस कर लिया एक रो में। ऐसे ही अभी नॉर्मल होता है सिंगल, यूनिवेरिएट नॉर्मल, बाईवेरिएट नॉर्मल, मल्टीवेरिएट नॉर्मल। तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल एक अलग टॉपिक ही है, तो अलग पूरा सेक्शन है, तो उसको हमें अलग से देखेंगे। अभी बाईवेरिएट नॉर्मल जस्ट डिस्कस करते हैं। तो होगा क्या कि सो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वैसे ही है जैसे पहले यूनिवेरिएट देख लो। तो जो यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, दिस इज यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो नोटेशन है, वी राइट एक्स हैज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। बाकी यू नो एवरीथिंग कि इसका जो PDF होता है 1/√2 पाई इंटू सिग्मा e की पावर -12 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, है ना। ये है x इज अ रियल नंबर एंड बाकी एक्सपेक्टेशन म्यू, वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसका आएगा EXP, है ना, EXP म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। हालांकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अलग से लिखा नहीं है सिलेबस में, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में क्या डिफरेंस आता है, टी की जगह आयोटा टी हो जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मीन मीडियन मोड तीनों है म्यू, है ना। मोड और मीडियन सब इसका म्यू ही होता है ना। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट म्यू, ये तो यूनिवेरिएट का केस है। अब बाईवेरिएट में आएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे होगा x1 कॉमा x2 हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ठीक है।
जैसे अभी जैसे वो पूछ रहा था ना कि इफ x1 has distribution binomial np1 and x2 has distribution binomial np2, this does not imply that x1 x2 has bivariate binomial जिसका नाम है ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल n p1 p2, है ना, अभी से बता रहा था, बट दिस विल इम्प्लाई दैट, है ना। सो जैसे ये रस रिमार्क में याद दिला रहा हूँ, यही चीज नॉर्मल में भी है कि अगर इंडिविजुअली मार्जिनल पता है ना तो देयर इज नो वे टू कैलकुलेट ज्वाइंट, कोई तरीका नहीं कि ज्वाइंट आप बता दो डायरेक्टली अनलेस इंडिपेंडेंट दे रखा हो आपको, ठीक है। लेकिन अगर ज्वाइंट पता है तो मार्जिनल आप बता सकते हो ना, बट यू कैन से बट कन्वर्स इज ट्रू, बट यहाँ पे क्या होता है, बट अगर ऐसा दे रखा हो तो लिख ही रखा मैंने पहले। सिमिलरली दूसरा पॉइंट में ऐसा ही है कि मान लो x1 हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल μ1 sigma 1 square and x2 has distribution normal μ2 sigma 2 square. So this does not imply, है ना, this does not imply that x1 x2 will have bivariate normal distribution. Again same answer, because there is no way to calculate joint from given marginals unless given independent. यहाँ कुछ नहीं बोला है तो हमें पता क्या कैसे चलेगा इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट दे रखा होता तो पता है कि ज्वाइंट इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। सो इफ x1 x2 आर इंडिपेंडेंट देन ज्वाइंट pmf और pdf इज द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल pdf और pmf। बट जब तक बता नहीं रखा हो आप नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। कन्वर्स ट्रू है, अगर ये गिवन है कि x1 x2 बाईवेरिएट नॉर्मल है तो मार्जिनल होगा। सो बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से हम मार्जिनल निकाल सकते हैं, मतलब ज्वाइंट गिवन है तो मार्जिनल वी कैन कैलकुलेट, बट फ्रॉम द मार्जिनल वी कैन नॉट से क्या ज्वाइंट होगा, है ना। तो यहाँ हो सकता है x1 x2 कोई और डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा हो, यहाँ x1 x2 हो सकता है ज्वाइंट बाईवेरिएट नॉर्मल ना हो, कोई और हो, ठीक है। तो x1 x2 हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इफ एंड ओनली इफ ज्वाइंट pdf x1 x2 is, तो ऐसा होगा f of x1 x2 वेरिएबल x1 x2 is, क्या लिखते हो, 1/√2 पाई इंटू √2 पाई। जैसे मैं चलो ऐसे ही नॉर्मली आपको ऐसे समझाता हूँ, √2 पाई सिग्मा 1 √2 पाई सिग्मा 2 साथ में आएगा 1 माइनस रो स्क्वायर, यही ना जी। सो आगे क्या होगा बताओ, याद है तुम लोगों को, व्हाट इज द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ, हाँ √1 minus rho square है। हाँ, देन आगे e to the power minus 1/2 1 और ब्रैकेट में 1 minus rho square और बड़े ब्रैकेट्स में x minus mu1 upon sigma 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus mu2 upon sigma 2 का होल स्क्वायर। हाँ, क्योंकि इसका पीडीएफ ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सबको समझ आया। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिखोगे, सो दैट विल बी रूट अंडर, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो वही ये 2 पाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको रिड्यूस करके लिखो तो ये आएगा 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 रूट अंडर 1 माइनस रो स्क्वायर, ठीक, e की पावर -12। अब यहाँ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन, चलो अभी के लिए qxy जैसे लिखा रहता है बुक में, वेयर qxy इज, जहाँ पे वेयर दिस qxy फंक्शन, या साथ में वो लिख दूँ क्या, 1/2
इसी के साथ में ये लिख देता हूँ 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर ना QXY ऐसा कर दो चलो, तो थोड़ा QXY शॉर्ट हो जाएगा। सो वेयर, ठीक है जी, -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर QXY वेयर QXY विल बी क्या, तो ये कुछ ऐसा x1 माइनस μ1 बाई सिग्मा 1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस μ2 बाई सिग्मा 2 होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 2 रो 2 रो और एक एक बार दोनों x1 माइनस, यही है, चलो इसको ऐसे ठीक है। क्लोज कर देते हैं। देख लो जी बाकी लोग, तो ये थोड़े से ना ऐसे मुश्किल तो नहीं है, बस वो रिवाइज करो बार बार याद रहेगा वरना हम भूल जाते हैं। सो ये है कि 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 1 माइनस रो स्क्वायर, रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दिस रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर QXY के प्लेस पे ये रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, कोई भी PDF जो इस फॉर्म में होगा वो बाइवेरिएट नॉर्मल होगा, ये बाइवेरिएट नॉर्मल है तो PDF इस फॉर्म में होगा, इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है ना। तो बाइवेरिएट नॉर्मल है तो ऐसा PDF होना चाहिए, ऐसा PDF है तो बाइवेरिएट नॉर्मल होगा। सो नोटेशन एक बार अगर एक्सप्लेन करें, जैसे हमने नोटेशंस लिखे हैं, तो x1 x2 इज बाइवेरिएट नॉर्मल, जैसे लिखा μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। So you know μ1 is just expectation of x1, μ2 is expectation of x2, sigma 1 square is variance of x1, sigma 2 square is variance of x2, rho is correlation coefficient, ठीक है ना, correlation coefficient between x1 x2 that further can be written as covariance between x1 x2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2, और यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोवेरियंस ऑफ x1 x2 इन द बाइवेरिएट नॉर्मल, या कहीं भी, नॉट इन द बाइवेरिएट नॉर्मल ओनली, एनीवेयर यू कैन राइट इट एज रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ऐसा लिख सकते हैं। सो अगर आपको कभी स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन हो और कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन हो, सो कोवेरियंस विल बी दिस। बाकी फर्दर अगर इसी को ओपन करोगे, ये क्या होता है E ऑफ x1 x2 माइनस EX1 EX2, तो उसको राइट में भेज दो बाकी टर्म को, तो राइट में भेज दोगे तो μ1 μ2 प्लस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये आ जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो। ये तो नोटेशंस हैं, है ना, हाउ टू फाइंड दिस, ठीक है। तो ये जस्ट नोटेशंस हैं। आगे एक थ्योरम आता है, जैसे सो ये बाइवेरिएट नॉर्मल, तो इसका ज्वाइंट MGF क्या होगा, अभी तो मैंने नोटेशन लिख दिया ना, मीन वेरिएंस ये सब। व्हाट इज द ज्वाइंट MGF, सो x1 x2 has bivariate normal with parameter μ1 μ2 sigma 1 square sigma 2 square रो। तो क्वेश्चन है ज्वाइंट MGF ऑफ ज्वाइंट मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ x1 x2 इज, क्या याद है आप लोगों को, इसको बोल दो MT1 T2, है ना। जैसे यूनिवेट में हमने देखा था ना e की पावर μt प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो बाइवेट में क्या होगा e की पावर μ1 T1 μ2 T2 हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर T1 स्क्वायर हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस क्या होगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 हाँ, T1 T2, तो यहाँ से आ जाएगा रो सिग्मा 1 ना, कई बार हाफ कॉमन लिया रहता है, तो 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 μ1 μ2 होगा, तो यहाँ से
चेक कर लो एक बारी, यही है। तो ये ज्वाइंट एमजीएफ है x1 x2 का। हाँ और T1 T2, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे T1 T2 ना, क्योंकि वेरिएबल T1 T2 में है। तो T1 T2 ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एमजीएफ T1 व्हेन T2 इज 0, अगर हम T2 को 0 पुट कर देते हैं इसमें तो क्या बचेगा, तो ये वही बचेगा। आप T2 के प्लेस पे 0 रख दो, जहाँ जहाँ T2 है ना यू प्लेस 0। तो ये आ जाएगा μ1 T1 प्लस हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर T1 स्क्वायर। आप T1 को 0 रख दो, तो यही बचेगा μ2 T2 प्लस हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर T2 स्क्वायर। फाइन। तो व्हाट इट इंप्लाइज, एमजीएफ यूनिकली डिटरमिन्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये बता रहा है कि x1 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल μ1 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर, एंड ये बता रहा है कि x2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर। मतलब ये है कि मैं इंडायरेक्टली क्या बता रहा हूँ, जब मुझे गिवन हो कि xy हैज बाइवेरिएट नॉर्मल देन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉर्मल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दिस विल नॉट इम्प्लाई दैट, है ना। अभी जो मैं लिख रहा था, अगर ये गिवन है तो क्या होगा, तो उस केस में ज्वाइंट एमजीएफ इज दिस वन, ठीक है। दिस देन ज्वाइन इज दिस वन। और यहाँ पे हमने, जब आप ज्वाइंट में T2 को 0 रखोगे T1 x1 का मार्जिनल आ जाएगा एमजीएफ, तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो मतलब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बाइनोमियल में वो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से, थ्योरम क्या है कि ये है देन कि x1 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर एंड x2, ये तो वन वे थ्योरम है, ठीक है ना, दिस इज वन वे थ्योरम। ठीक है, लेफ्ट विल इंप्लाई द राइट, सिर्फ वो इसको, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दिस इज जस्ट वन वे। बट अगर तुम्हें बाई वेरिएट गिवन है तो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, μ1 प्लस μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा। मीन हो जाएगा μ1 प्लस μ2 वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 रो, क्योंकि यू डोंट नो इट इज इंडिपेंडेंट और नॉट, तुम्हें पता ही पड़ा इंडिपेंडेंट है, ये है। तो सर एमजीएफ में अगर T1 T2 को सेम रख देते हैं तब भी यही आता है सर, तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि सेम रखने पर एमजीएफ में, जॉइंट एमजीएफ में। अच्छा, ज्वाइंट एमजीएफ में क्या करते हैं, T1 T2 को सेम रख देते हैं, यस सर। तो T1 T2 इक्वल रख देंगे तो T टाइम, अच्छा यहाँ कह रहे हैं आप T टाइम μ1 प्लस μ2, और यहाँ से आ जाता है ओके, सो सिग्मा 1 स्क्वायर बाई 2 सिग्मा 2 स्क्वायर बाई 2, T1 T2 तो इक्वल है, अच्छा यहाँ T2 था, ठीक है, तो इक्वल है तो कट गया। बट इससे क्या कह सकते हैं, मान लो ज्वाइंट में आपने T1 T2 इक्वल कर दिया, सर x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेकिन मतलब x प्लस MGF। वाई में, अच्छा तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन, x प्लस वाई का एमजीएफ होता है मार्जिनल ऑफ x1 इंटू x2 का प्रोडक्ट जब इंडिपेंडेंट हो, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कोई कंक्लूजन दे पाएंगे, क्या कंक्लूजन दे पाएंगे यहाँ पे, अगर ऐसा हो रहा है T1 T2 इक्वल रख के आ रहा है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ज्वाइंट में जो T1 T2 इक्वल होता है तो वो सम का होता है हमेशा, सम का एमजीएफ कह सकते हैं। हम वही कह रहे हैं कि हम हमेशा होगा ऐसा इन जनरल। सर पहले एक क्वेश्चन करा था उसमें भी हो रहा था। हाँ उसमें भी हुआ था, हाँ उसमें भी ज्वाइंट वाले में ऐसा हो जाता है। तो बट क्वेश्चन इज क्या ये हमेशा ऐसा होगा कि इफ ज्वाइंट एमजीएफ इज गिवन देन सम विल हैव, बट ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकता है इसलिए भी हो क्योंकि आई डोंट थिंक हमेशा होगा। हाँ बस 2 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है ना।
तो एक तो ये भी है, पहले भी एक क्वेश्चन आया था। बाकी जो बाइनोमियल में था उसमें करके देखो क्या ऐसा हो रहा है। चलो अभी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जैसे बाईवेरिएट बाइनोमियल था ना, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा थ्योरम है इसमें ऐसा होगा। NP1 P2 है तो इसका ज्वाइंट MGF क्या है? ये है, इसकी पावर n। नाउ द क्वेश्चन इज, और हमें ये पता है कि जो x1 प्लस x2 यहाँ पे आता है दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n P1 प्लस P2। हो रहा है, हो जाएगा यहाँ भी। सो अगर Yes, आप sir. m t कर देते हैं तो हो जाएगा, है ना, 1 माइनस अगर P1 माइनस P2 और t इक्वल कर दिया तो P1 प्लस P2 इंटू ई की पावर t, है ना। सो अगर इसको हम ब्रैकेट में कर दें तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से MGF x1 में भी ये कोई रिजल्ट हो सकता है ना। तो यहाँ से जो x1 प्लस x2 का MGF आएगा दैट यहाँ से लिखेंगे तो वही चीज़ है 1 माई Q प्लस पी की पावर t। सो Q है तो आई थिंक ये ठीक है ना। और यहाँ से भी यही आ रहा है तो ये दोनों सेम हो गया। तो इसका मतलब अगर ज्वाइंट गिवन है तो ज्वाइंट के MGF में T1 T2 इक्वल करने पे वो सम का MGF प्रोड्यूस कर देगा। ये तो हमने एग्जाम्पल से वेरीफाई किया, 3 एग्जाम्पल से मान लो वेरीफाई हो गया। अगर प्रूफ लिखना चाहे तो ऐसा क्यों हो रहा है, प्रूफ लिख के देखते हैं। सर MGF की डेफिनेशन यही तो होती है, e की पावर x t1 प्लस y t2। यस, सर और जब हम इंडिपेंडेंट मानते हैं तब सेम t के लिए करते हैं उसको, e की पावर x प्लस y होल हाँ t। तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब t1 t2 इक्वल रहेंगे तो सेम t जी, इन जनरल जब हम लिखते हैं mx1 प्लस mx2t तो ये होगा एक्सपेक्टेशन tx1 प्लस t1x1 प्लस t2x2। पहले तो ज्वाइंट का लिख दिया मैंने, ये तो ज्वाइंट का है, ठीक है ज्वाइंट का देखते हैं। तो ये x1 x2 के ज्वाइंट का है t1 t2, है ना। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि x1 कॉमा x2 में t कॉमा t कर देते हैं तो ये आ जाता है एक्सपेक्टेशन tx1 प्लस x2 ना, t तो इक्वल कर दिया और ये आ गया जी। तो ये प्रूफ हो गया, है ना, ये आ गया प्रूफ, क्योंकि, है ना। तो लाइक ज्वाइंट में जब भी हम पुट करेंगे तो सम का आ जाएगा। सही कह रहे हैं ना, ये राइट। तो ज्वाइंट MGF अगर गिवन होगा उसमें हमने दोनों वेरिएबल को इक्वल कर दिए तो ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा दिस इज ई की पावर TX, तो इट इज ई की पावर T। यस, इट इज रिजल्ट ना, तो ये थ्योरम हो गया। तो ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर ज्वाइंट गिवन है और सम का अगर आपको चाहिए MGF तो जस्ट दोनों वेरिएबल को इक्वल कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं, तो यहाँ से निकाला जा सकता है इजीली, वरना वैसे भी आ जाएगा। सो ठीक है, तो यहाँ से यही आ जाएगा, देख लीजिए।
ये सही है ना। यहाँ से क्या लिखा था हमने, तो ये है वेरिएंस के साथ 2 आ जाएगा, हाँ हाफ कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है हाफ कॉमन ले लेंगे ना, तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो अभी वन वे थ्योरम लिख रहे हैं हम लोग। इन जनरल इफ आई राइट ax1 प्लस bx2, तो वो भी लिख सकते हैं नॉर्मली सिमिलरली, तो ये नॉर्मल हो जाएगा a mu1 प्लस b mu2, इसका मीन a mu1 प्लस b mu2, वेरिएंस कितना होगा वही जो लिख रहे थे कुछ देर पहले, a स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर b स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2ab रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएंस है ना, a सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2ab रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, अभी के लिए मैं एक रिजल्ट दिखा देता हूँ, एक और थ्योरम है जिसपे काफ़ी है ना। तो अभी उन्होंने वन वे लिखा है यहाँ से यहाँ तक, माइनस का भी सेम लिख सकते हैं आप, माइनस में क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, ये चीज़ है। तो एक थ्योरम ये होता है कि एक्स वाई हैज़ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर mu1 mu2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, ठीक है, then if and only if ax plus by has normal distribution for all a belongs to r and b belongs to r। देखो ऐसा है, कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि ax प्लस by का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा फॉर ऑल a belongs to r एंड फॉर ऑल b belongs to r, तो आप a कोई भी रियल नंबर चूज करो एंड b कोई भी रियल नंबर चूज करो, अगर ax प्लस by का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही आता है देन यू कैन से कि एक्स वाई हैज़ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटर इसको मैं बाद में लिखता हूँ, तो इसका मेनली बेनिफिट है इस थ्योरम का, है ना। तो ये थ्योरम एक्चुअली कहता है कि लाइक ये कुछ जगह ये डेफिनेशन भी है, कुछ जगह आप देखेंगे तो बाईवेरिएट का ये डेफिनेशन के तौर पे लिखता है, अब बाद में पीडीएफ डिराइव करते हैं ये लोग, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर। तो अगर ऐसा होगा तो इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ डबल इंप्लाइज रिजल्ट है, इफ एंड ओनली इफ है कि ये बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, एक्स वाई हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में गेट में आया भी है ये। सो एक्स वाई हैज बाईवेरिएट नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ, बट मैं आपको रिमार्क में अगर लिखूं कि लाइक कि इफ x है नॉर्मल mu1 सिग्मा 1 स्क्वायर एंड y इज नॉर्मल mu2 सिग्मा 2 स्क्वायर, देन व्हाट कैन यू से अबाउट x प्लस वाई। कुछ बोल सकते हैं? सर दोनों इंडिपेंडेंट है? नहीं, कुछ नहीं दिया है, तो कोई जरूरी नहीं है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा। तो अगर जस्ट बता रखा है कि x नॉर्मल है y नॉर्मल है, तो यू कैन नॉट गारंटी कि x प्लस वाई नॉर्मल ही होगा। बट अगर ऐसा बोलता है ना, बट सपोज अगर गिवन है दूसरा, बट अगर ऐसा ना, इसी में अगर ऐसा होता कि इफ मान लो बोलता कि एक्स वाई हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स वाई हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों समझ ना डिफरेंस है, इंडिविजुअली बोलने में और बाईवेरिएट बोलने में डिफरेंस है। जब आप बाईवेरिएट आप बोलते हैं तो आप ज्वाइंट की बात करते हैं, यहाँ दो डिफरेंट मार्जिनल्स हैं। सो एक्स वाई हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, so but xy has bivariate normal distribution, then
ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे देखो, इफ एक्स वाई है देन ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई हैज या एक्स प्लस वाई इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, एक्स प्लस वाई हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा। क्या हो रहा है भाई, तो एक्स प्लस वाई हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा। ठीक है, देखिए वो तो ऑब्वियस है क्योंकि एक्स अगर ये बाईवेरिएट नॉर्मल है तो ए एक्स प्लस बी वाई होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई ऑलवेज नॉर्मल होगा, इसकी गारंटी अगर मिलती है फॉर एनी ए एंड एनी बी बिलोंग्स टू आर, तब बाईवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा। या अगर कहीं पे दे रखा है एक्स प्लस वाई नॉर्मल है तो इट विल नॉट इम्प्लाई कि लाइक एक्स नॉर्मल वाई नॉर्मल, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो कुछ थ्योरम्स हैं जैसे, अच्छा अभी कुछ पीडीएफ दे रखा है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा, बताओ कि क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैन यू फाइंड। जैसे मैं इसको आगे थ्योरम और बहुत सारे थ्योरम है जो कल कंटिन्यू करूंगा, अभी एक दो क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन ये है कि चलो पहला क्वेश्चन है कि लेट ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, या एक्स मान लो ऐसा लिख दूं मैं, x1 x2 b, आपको इस तरह से कुछ गिवन है देखो, सो दे आर गिविंग यू ये कह रहा है k टाइम ई एक्स पी, और आगे बोल रहा है कि ऐसा कुछ गिवन है -8/27 और ब्रैकेट में x-7 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम y+5 होल स्क्वायर -2 टाइम x-7 y+5। तो ये तो यही है ई एक्स पी। तो क्वेश्चन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन वैल्यू ऑफ के इज, मान लो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में है, ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग डिसाइड करो, आसान है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है let x1 x2 has bivariate normal distribution with given parameter और ज्वाइंट पीडीएफ आपको दे रखा है, द ज्वाइंट पीडीएफ इज गिवन एज तो आपको बताना है देन फाइंड वैल्यू ऑफ के म्यू1
म्यू टू सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। ये 2 क्वेश्चन है। हाँ, दीज आर 2 क्वेश्चन जो आपको अभी सॉल्व करना है। है ना, बाकी कंडीशनल और ये सब कल डिस्कस करेंगे। निकाल पाएंगे जी आप लोग? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ तुम नोटिस कर सकते हो, इसको तो मैं अब कल कराऊंगा। यहाँ देखो, यहाँ जो ज्वाइंट एमजीएफ लिखे था, तुम एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ से अगर रो 0 हो गया ना, सो इफ एंड ओनली इफ एमजीएफ ऑफ x1 एट t वेरिएबल t1 mg ऑफ x2 एट t2 ये इक्वल आएगा। इफ एंड ओनली इफ होगा, देखो दोनों साइड से होगा, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। सो बाइवेरिएट नॉर्मल में क्या होता है कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 हुआ तो इफ एंड ओनली इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, इसके इक्वल रखो तो रो 0 आ जाएगा, या रो 0 रखो तो प्रोडक्ट आ जाएगा। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट यहाँ हो जाता है। तो बाइवेरिएट नॉर्मल में क्या होता है, और ये है ना, ये जो है क्या लगे, ज्वाइंट, दिस इज इक्वल टू ज्वाइंट T1 कॉमा T2, यही है ना। तो ये आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें बाइवेरिएट नॉर्मल में क्या होता है कि
ये जस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, x1 x2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या होता है कि रो इज 0 if and only if x1 and x2 are independent, है ना। या इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे तो कोवेरियंस बिटवीन x1 x2 is 0 if and only if x1 and x2 are independent, ये होगा। एंड इसी को आप तीसरे तरीके से लिखोगे, सो दैट इज e of x1 x2 is ex1 ex2 if and only if x1 and x2 are independent। तो ये सिर्फ बाइवेरिएट नॉर्मल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है, बाकी में क्या होता है ना, सिर्फ बाइवेरिएट नॉर्मल या नॉर्मल में ऐसा होगा, बाकी में सिर्फ वन वे स्टेटमेंट है। वन वे मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट। अदर डिस्ट्रीब्यूशन में दिस विल इम्प्लाई दिस थिंग, दैट विल नॉट गारंटी दिस, बट बाइवेरिएट में दोनों तरीके से सही है, ठीक है। तो सिर्फ बाइवेरिएट नॉर्मल में ऐसा होगा। इसका कुछ हुआ, पहला तो आसान है ना, पहला अगर तुम फिट करोगे उस पे तो क्या बनेगा कि x माइनस म्यू 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस y माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2, है ना। एंड देन 2 रो, तो उसको फिट करना होगा तुम्हें उस पे, है ना, ये है। बोलो भाई क्या बनेगा, कुछ बना किसी का कि नहीं। फर्स्ट पार्ट 8/9 पाई। जैसे म्यू 1 क्या आया आपका, अच्छा आपने एक के निकाले, ओके, तो के इज 8/9 पाई, ओके। तो यहाँ म्यू 1 आपने 7 बनाए होंगे, चेक कीजिए। म्यू 2 कितना आया होगा, -5, क्योंकि है ना -5 म्यू 2, सिग्मा 1 स्क्वायर कितना लिया 1, सिग्मा 2 स्क्वायर क्या 1/4, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, सो y माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर, है ना, तो 1/4, सिग्मा 2 स्क्वायर 1/4, सिग्मा 2 हो जाएगा 1/2। एंड रो कितना आया आपका, तो यहाँ से आ जाएगा रो 1/2 आया। 1/2 आया, ओके। तो यहाँ से आ जाता है जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे थे, 2 स्क्वायर 1/4 नहीं होगा, वो 8/27 है ना बाहर, तो मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करना पड़ेगा। अच्छा तो वैसे किया आपने, ठीक है। इसका एक अप्रोच, दूसरा अप्रोच जो कल मैं बताऊंगा, तो उससे म्यू इजीली आ जाता है। तो कितना आया आपका, सिग्मा 1 स्क्वायर कितना आया था, और सिग्मा 2 स्क्वायर आया था कुछ, रेशो लेके करा था। अच्छा आपने दूसरे तरीके से करा है, ओके। सो देखना पड़ेगा, ठीक है, मैं कल कराता हूँ, तो टाइम निकल गया शायद, सो टाइम खत्म हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं कल करवाता हूँ, ठीक है, तुम लोग पहले ट्राई करके आना सब लोग। तो इसमें मेनली यही सब निकालना है, ये क्या होगा, रो क्या होगा, है ना, ये सब निकालना है। यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, व्हाट इज़ के, व्हाट इज़ म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा दिस रो, ये क्या होगा, ये फाइंड करना है। कल इसको डिस्कस करते हैं, चलो, है ना। यहाँ भी परफेक्ट स्कोर बनाएंगे तो x माइनस, ठीक है ना, तो चेक करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक कि क्या आएगा। तो कल इसको देखते हैं, कल इसको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद कल भी बाइवेरिएट नॉर्मल पे ही क्लास होगी, तो कल संडे स्टिल क्लास होगी, ठीक है। चलो अभी के लिए थैंक यू, डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं, तो इसको कल कंटिन्यू करता हूँ आज जितना कि उसके आगे।